तो जैसा कि हम आप लोगों से प्रॉमिस किए थे कि एक सीरीज लाएंगे जिसमें कि 9th और 10th दोनों काम खत्म करेंगे सारे एनसीईआरटी का साइंस। तो पहले अभी 9th का सीरीज शुरू किए हैं जिसका कि नाम मैंने बहुत ही सोच समझ के सारथी रखा है। इस सीरीज का नाम सारथी सीरीज इसलिए रखे हैं कि ये कहीं ना कहीं आपको एक सारथी की तरह रास्ता दिखाएगा और आपको फायदे पहुंचाने के मकसद से इस सीरीज का नाम सारथी रखा गया। और इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट भी है और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा अच्छे तरह से, जिसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो सीधा हम इस चैप्टर पे आते हैं और 9th का ये पहला चैप्टर है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, ठीक, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। तो इस चीज़ के बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ है, जैसे पेन है, डस्टर है, चौक है, ढेर सारा चीज़ है, ब्लैक बोर्ड है, सारा चीज़ होता है। तो वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बना होता है। तो वो सारी वस्तुएं किस चीज़ से मिलकर बना होता है? पदार्थ से मिलकर बना होता है। अब देखिए, जिसका कि शेप, आकार, साइज, आकृति, टेक्सचर यानी बनावट, ये सब अलग अलग होता है। देखिए, पदार्थ के बारे में जो जानकारी दिया गया है वो उस चीज़ के बारे में थोड़ा समझते हैं। फिलोसोफर्स के अनुसार, यानी मतलब जो दार्शनिक हमारे यहाँ होते हैं, दार्शनिक सबका जो कहना होता है वो क्या, उसका कहना क्या है कि पदार्थ 5 चीज़ों से मिलकर बना है। उसको क्या बोला? वो पंचतत्व बोला। क्या बोला? पंचतत्व बोला है ना। पंचतत्व, यही पंचतत्व है, यानी 5 मूल तत्वों से मिलकर पदार्थ बना है। क्या सब बोला गया? तो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, यानी एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, इन सब चीज़ों से मिलकर बना है क्या? मैटर, यानी पदार्थ। ये कौन कहा था? दार्शनिक। लेकिन जब मॉडर्न साइंटिस्ट का बात करते हैं तो वो क्या बोला कि 2 तरह से मिलकर बनता होता, 2 चीज़ से, जिसमें कि एक आता भौतिक गुणधर्म और एक आता रासायनिक गुणधर्म, यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये साइंटिस्ट का कहना था। तो अब देखिए, भौतिक गुणधर्म में क्या सब आ जाएगा? आकार आता है, रंग आता है, अवस्था आता है, यानी जिसको हम एक समान आंखों से देख सकते हैं तो उसको भौतिक गुण बोल देते हैं। और जिसके लिए कि मतलब रिएक्शन वगैरह कराना पड़ता है या केमिकली कंपोजिशन पे जाना पड़ता है तो उसको रासायनिक प्रकृति बोलते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ फ्लेमेबिलिटी का मतलब हो गया, जैसे केरोसिन तेल हो गया और पेट्रोल हो गया, तो पेट्रोल में तुरंत आग ले लेगा, तो इसका मतलब पेट्रोल का ज्वलनशीलता ज़्यादा है और केरोसिन का उससे थोड़ा कम है। तो हमको इससे ये पता चलता है कि उसका केमिकल रिएक्शन सबका अलग अलग होता है। जैसे एसिडिटी, किसी का अम्लीयता कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें रासायनिक प्रक्रिया में आ जाएगा, ठीक। और इस चैप्टर में हम मेनली किस चीज़ का जिक्र करेंगे? भौतिक गुणधर्म का बात करेंगे, ठीक है। इसी और अगला चैप्टर जब इसी 9th क्लास में ही और भी चैप्टर है तो जिसमें कि केमिकल के बारे में भी बात करेंगे, किसी पदार्थ का केमिकल कंपोजिशन के बारे में भी बात करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी पदार्थ का भौतिक स्वरूप के बारे में बात करेंगे। देखिए, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कणों का मतलब क्या? पार्टिकल, छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है पदार्थ, ठीक। तो इसमें भी 2 तरह का थॉट दिया गया, यानी 2 तरह का विचारधाराएं, यानी 2 तरह के विचारधाराएं दिया गया। क्या सब? पहला कि मैटर्स जो बना होता है वो लकड़ी के टुकड़े के सतत होता है। मतलब क्या? लकड़ी कैसे देखते हैं, एक लेयर बाय लेयर होता है, तो उस तरह से बना होता है मैटर्स। और दूसरा अवधारणा ये दिया गया कि पदार्थ जो होता है वो रेत की तरह कण जैसा होता है। अब देखिए, रेत में और आपको दोनों से समझ में आ जाता होगा कि लकड़ी का टुकड़ा कैसे एकदम लेयर बाय लेयर रहता है लकड़ी, ठीक। और रेत का कण कैसे होता है? छोटा छोटा मिलकर ढेर सारा रहता है जो मुट्ठी में भी आ जाता है, इस तरह से, ठीक। अब देखिए, इसके लिए हम थोड़ा समझते हैं आगे चल के कि इन दोनों के बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, जब पानी में शुगर या सॉल्ट यानी चीनी और नमक को जब हम पानी में घुलते हैं तो आप ये सोच के देखिए कि वो जाता कहाँ है, वो दिखना बंद क्यों हो जाता है, इतना कैसे घुल जाता है? तो वो इसलिए होता है क्योंकि जल के बीच में कण जो होता है उसके बीच में कहीं ना कहीं बहुत गैप होता है, छोटा छोटा, और उसी में जाके चीनी और साल्ट घुल जाता है, जिसके कारण हमको दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब उसके बीच में कहीं ना कहीं गैप होता है पार्टिकल्स के बीच में। आखिर वो छोटा छोटा पार्टिकल्स से मिल के बनाया तब ना उसके बीच में गैप है। तो इस चीज़ से हम ये समझ सकते हैं, ठीक। अब देखिए, आगे का बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। KMnO4, यानी इसका मतलब होता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है? आप जब नोट्स निकालिएगा तो यहाँ से आप लिख सकते हैं KMnO4 का मतलब पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का जब हम कुछ क्रिस्टल लेते हैं तब क्या होता है, तो और अगर पानी मिलाते हैं, जैसे 2-3 लीटर पानी में भी मिलाइएगा और इसका 2-4 दाना ही लीजिएगा तो वो पूरे पानी को कलर कर देता है, यानी कलर लार्ज वॉल्यूम ऑफ H2, यानी पानी के बहुत सारा मात्रा को वो कलरफुल कर देता है। तो इससे भी हमको पता चलता है कि कहीं कहीं पानी के बीच में, कणों के बीच में छोटा छोटा गैप रहता है जिसमें कि जाके ये फिर बैठ जाता है और उसको रंगीन बना देता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, यानी इसका मतलब क्या होता है अभी समझते हैं, ठीक है। कैरेक्टर हमको समझना किसका? पदार्थ हो गया और उसके अंदर में छोटा छोटा पार्टिकल होता है तो उसी का हम कैरेक्टर समझेंगे। कैरेक्टर क्या होता है? देखिए, पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ये सही बात है क्योंकि हम ऊपर में देखें कि पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान होता है तभी ना जाके उसमें घुल जाता है चीनी, नमक, ये सब, ठीक। तो ये पहला बात यही है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, सही बात है। दूसरा बात यह है कि पदार्थ का कण निरंतर गतिशील होता है। तीसरा बात हो गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर। और क्या होता है? पार्टिकल, जैसे कि
जैसे कि आप चौक का बात करते हैं, जब चौक वैसे रहता है तो पूरा हार्ड रहता है और आप उसे लिख सकते हैं, लेकिन जब वो पाउडर हो जाता है तो देखते हैं कि वो बिखर जाता है। इसका मतलब कितना छोटा छोटा कण हो जाता है, इसका मतलब ढेर सारा छोटा छोटा कण से मिलकर एक चौक बना रहता है। तो उससे हम समझ सकते हैं। और वो सारे को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगा करके वो चौक एक जगह करके रखा रहता है, जिसे वो चौक होता है। जैसे वो अट्रैक्शन बल टूटता है लिखने के कारण घर्षण से, तो फिर वो बिखर जाता है। तो उस चीज़ से हम समझ सकते हैं। अब देखिए, पदार्थ का कण जो निरंतर गतिशील रहता है, उस आधार पे हम कुछ यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी 1.3, 1.4 और 1.5, जो कि एनसीईआरटी का कराया गया है। एनसीईआरटी में इसको दिखाया गया, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए एनसीईआरटी में 1.3 है, ये देखिए एनसीईआरटी का एक्टिविटी है, ये 1.3 है, 1.4 है और 1.5 है। अब हम आपको इसमें तुरंत फास्ट में समझा देते हैं कि इसमें किस चीज़ का जिक्र किया गया। तो 1.3 में क्या किया गया, जैसे कि आप अगरबत्ती का स्टिक लेते हैं तो वो भी स्मेल करता है, लेकिन जब उसको हम जलाते हैं तो ज़्यादा दूर तक स्मेल करता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो फैल जाता है हवा में, इसका मतलब हवा के माध्यम से वो दूर तक फैलता है। इसका मतलब हवा में भी कहीं कहीं छोटे छोटे कणों को ले जाने आने का क्षमता होता है। यानी इस चीज़ का मतलब ये हुआ। फिर क्या होता है, दूसरा एक्टिविटी इसमें ये कराया गया है, 2 गिलास लेना है और एक गिलास में क्या बोल रहा है कि ब्लू या रेड कलर का आप इंक डाल दीजिए, ठीक। और दूसरे गिलास में क्या बोल रहा है कि हनी डालने के लिए, जो मधुमक्खी छत्ता से निकलता है हनी, उसको डालने के लिए बोलता है। तब हमको नोटिस करने के लिए बोल रहा है कि कौन जल्दी घुलेगा। तो स्वाभाविक बात है, हम वैसे भी सोच सकते हैं कि इंक पतला होता है तो ये जल्दी घुल जाएगा और हनी मोटा होता है तो लेट से घुलेगा या फिर कहीं अंदर जाके ड्रॉप जैसा दिखेगा। तो इससे ये पता चलता है कि घुलनशील का क्षमता भी सबका अलग अलग होता है। इस चीज़ से हमको ये समझ में आएगा। फिर 1.5 का एक्टिविटी देखते हैं। इसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम सल्फेट का कुछ क्रिस्टल लेंगे, यानी कॉपर सल्फेट का कुछ कण ले लिए और उस कण को क्या करते हैं, 2 पानी मिलाते हैं। एक होता है गर्म पानी वाला गिलास और दूसरा गिलास में ठंडा पानी रखते हैं और दोनों में हम कुछ कुछ मिलाते हैं और उसके बाद एब्जॉर्ब करने बोलता है कि कौन जल्दी घुला। तो उसमें क्या होता है कि हॉट वाले जल्दी घुल जाता है, ठीक, और ठंडा वाला थोड़ा लेट से घुलता है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये जो मिक्सिंग का रेट होता है, यानी दर, मिक्स होने का जो दर है, वो टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। तो इससे हमको यही समझाने का कोशिश किया गया एक्टिविटी, ये सारे एक्टिविटी से यही समझाने का कोशिश किया गया, ये तीनों एक्टिविटी से, कि टेम्परेचर हो गया, मूवमेंट हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, इन सब पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है। जैसे देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो मूवमेंट बढ़ेगा। जैसे पानी है, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो खोलना शुरू होगा, खोलना शुरू हो गया तो उसमें मूवमेंट बढ़ गया तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। भी क्या होता है यहाँ पे, वेलोसिटी होता है, यानी इसका अगर वेग बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अब एक यहाँ शब्द आता है डिफ्यूजन, यानी विसरण, ये भी समझ लेते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जैसे हायर क्लास में जाते हैं तो हम पढ़ते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है, तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे एक ये 5 लीटर का बाल्टी है, ठीक है, इसमें 4 लीटर पानी भरा हुआ, और एक ये बाल्टी है, इसमें की ये भी 5 लीटर का है, लेकिन इसमें 2 लीटर पानी है। और अगर इसके बीचों बीच हम पाइप डालेंगे तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसमें पानी ज़्यादा है, इसमें कम है, तो इससे पानी इसमें ट्रांसफर होगा। तो इसमें क्या हो गया, हायर कंसंट्रेशन हो गया, यानी इसका कंसंट्रेशन हाई हो गया और इसका कंसंट्रेशन लो हो गया। तो कभी भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा तो उसी को डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है, यानी सांद्रता। कंसंट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं सांद्रता, ठीक है। लेकिन यहाँ जो 9th क्लास में जो इसका बेसिक फॉर्मूला लिखा है, इसमें क्या लिख दिया है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, यानी कहने का मतलब है कि 2 विभिन्न प्रकार के पदार्थ, पार्टिकल जो होता है वो आपस में मिल जाएगा तो उसी को डिफ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, हम आपको दोनों डिफिनेशन इसका बता दिए हैं, ठीक। आगे चल के अगर एडवांस में पढ़ेंगे तो हम हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन को और भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर्स, यानी पदार्थ की अवस्था के बारे में। सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। 3 चीज तो हम सब जानते हैं कि ठोस, द्रव, गैस, मेनली ये होता है। अब बाद में अब तो इसमें 2 चीज को और इसमें ऐड किया गया, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन का, ये 2 चीज का जिक्र किया गया, ठीक। इसको भी समझेंगे, पहले इन तीनों को समझ लेते हैं, ठीक। ठोस में क्या होता है, फिक्स शेप होता है, सही बात है। फिक्स मतलब निश्चित आकृति होता है। जैसे ये कलम है तो ये ठोस है, ठीक है, ये ठोस है, सॉलिड है। ये बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये भी ठोस है। तो ठोस में क्या होता है, फिक्स शेप होता है, यानी निश्चित आकार होता है, ठीक। उसके बाद जाकर के फिर इसमें क्या होता है, और निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होता है, यानी कंप्रेसिबिलिटी का मतलब हो गया क्या कि उसको हम क्या दबा सकते हैं कि नहीं। तो ये नगण्य होता है, यानी बहुत कम ही होता है कि आप उसको दबाना चाहें, किसी ठोस को, इसी को आप दबाना चाहेंगे कलम को तो नहीं दबेगा। तो ये नगण्य होता है, यानी नहीं के बराबर होता है, ठीक। और यहीं पे कुछ चीज़ अब सोचने की बात है, हम सोचते हैं, अच्छा एक चीज़ बताइए, ये रबर बैंड की बात कर रहा है और चीनी नमक का बात कर रहा है। देखिए रबर बैंड का बात कर रहा है, रबर बैंड को हम खींचते हैं तो वो नमर जाता है, यानी लंबा हो जाता है। तो क्या वो ठोस है या नहीं है, ये आप सोच के बताइए।
तो रबर बैंड का बात किए। और दूसरा बात चीनी का बात करते हैं। चलिए एक चीनी का बात है तो ठोस है, लेकिन हम चीनी में क्या देखते हैं कि चीनी को जिस बर्तन में रखते हैं, जिस जार में रखते हैं, जिस बोतल में रखते हैं, उसी हिसाब का हो जाता है। उसी तरह नमक का भी हो जाता है। तो क्या इसको लिक्विड में ले लेंगे, क्योंकि द्रव का तो है नेचर कि द्रव को जिस बर्तन में रखेंगे वैसा ही शेप ले लेगा, क्योंकि द्रव का तो ये नेचर है कि द्रव को जिसमें रखेंगे, लिक्विड को जिसमें रखते हैं वैसा ही शेप ले लेता है। तो अब ये बताइए आप कि चीनी को जिस बर्तन में रखते हैं वैसा ही आकार ले लेता है, तो क्या चीनी को हम द्रव मान ले या नमक को हम द्रव मान ले? सोच के बताइए। और एक बात और है, स्पंज जो गद्दा होता है, तो चलिए मैं बता ही दे रहा हूँ। देखिए रबर बैंड को जब हम खींचते हैं तो वो न मर जाता है, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो वो पुनः वापस आ जाता है। इसका मतलब वो जो था बाहरी एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे हुआ है, तो इसीलिए हम उसको रबर को भी ठोस में मानते हैं। अब देखिए चीनी और नमक में क्या होता है, ये आप बर्तन में डाल रहे हैं तो वो हो जा रहा है, लेकिन वो पर्टिकुलरली जब हम देखते हैं तो चीनी को क्या है, हर एक चीनी का एक एक जब दाना लेते हैं तो वो क्या है, ठोस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम जार के हिसाब से देखेंगे, ठीक। पार्टिकुलरली एक चीनी ठोस होता है उसी प्रकार पे, ठीक। और तीसरा चीज स्पंज में क्या होता है, जब स्पंज को हम दबाते हैं तो उसमें ढेर छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसके कारण से हवा निकल जाता है और वह दब जाता है, लेकिन फिर जब पुनः छोड़ते हैं तो वापस आ जाता है। तो वो इसीलिए पचक जाता है क्योंकि उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है। इसका मतलब इसको हम नहीं बोल देंगे कि ये द्रव है या गैस है, ये क्या है, ये भी ठोस है, ठीक। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं लिक्विड पे। लिक्विड क्या होता है, इसका अनिश्चित शेप होता है, यानी इसका फिक्स शेप नहीं होता। सही बात है, जिस बर्तन में देते हैं उसी तरह का होता है, हाँ। लेकिन इसमें क्या होता है, वॉल्यूम, इसका आयतन, जैसे 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 1 लीटर को हम आधा लीटर वाला बर्तन में डाल सकते हैं, कभी नहीं। 1 लीटर है तो उसके लिए कम से कम 1 लीटर का बर्तन ही चाहिए, यानी उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, जितना लेंगे उतना ही रहेगा, ठीक। अब देखिए लिक्विड में क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। जैसे कि समझने का मतलब हो गया कि लिक्विड में तीनों चीज मिल सकता है, द्रव को भी मिला सकते हैं आप, ठोस को भी मिला सकते हैं, गैस को भी मिला सकते हैं। जैसे पानी है तो उसमें चीनी को भी मिला सकते हैं, पानी में आप पानी को भी मिला सकते हैं, और भी कोई भी लिक्विड चीज को पानी मिला सकते हैं, और पानी में गैस को भी मिला सकते हैं। जैसे पानी में कार्बन डाइऑक्साइड से मिला करके सॉफ्ट ड्रिंक बनाता है, जैसे कोको कोला वगैरह, तो वो लिक्विड में गैस है। तो इसी तरह आप समझिए कि द्रव में तीनों चीज मिलता है। अब आपको समझ गए होंगे, इसी चीज को तीनों मिश्रण होता है, ठीक है। कैसे होता है समझ में आ गया। अब देखिए हम आगे समझते हैं। एक क्वेश्चन है, अब आप बताइए कि गर्म खाना का ज़्यादा दूर स्मेल जाता है या ठंडा खाना का, ये सोच के बताइए, और इसका रीजन क्या होता है। तो इसमें मेन बात होता है गर्म खाना का दूर तक जाता, क्यों, क्योंकि विसरण। तो यहाँ हम टेम्परेचर का बात किए थे, इधर यहाँ पे हम टेम्परेचर का बात किए थे, यानी टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है, यानी मूवमेंट बढ़ा देता है। तो उसी तरह यहाँ भी गर्म खाना क्या होता है, ज़्यादा दूर तक फैलता है, क्यों, क्योंकि उसका डिफ्यूजन रेट बढ़ जाता है, ठीक है। कारण क्या होता है, उसका विसरण यानी फैलने की क्षमता बढ़ जाता है, ठीक। अब गैस का बात करते हैं। तो गैस में क्या है, फास्ट मूविंग है, हाईली स्पेस्ड होता है, यानी गैस में क्या होता है, एक कण यहाँ है, एक कण यहाँ है, इतना दूर दूर रहता है, ठीक है। ठोस में क्या होता है, बहुत एकदम पास पास होता है, ठीक। और द्रव में क्या होता है, उससे थोड़ा दूर होता है, लेकिन गैस में बहुत दूर होता है, ठीक। हाईली स्पेस्ड हो गया। उसके बाद निग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स निग्लिजिबल होगा, लेकिन इंटरमोलिकुलर स्पेस इसका ज़्यादा होगा। स्पेस मतलब क्या कि गैप ज़्यादा होगा, लेकिन फोर्स यानी एक दूसरे को खींचने का फोर्स कम होगा, तब ना दूर दूर रहेगा, तो उसको गैस बोलेंगे, ठीक है। अब ये प्लाज्मा का बात कर लेते हैं थोड़ा, और बोस-आइंस्टीन का बात कर लेते हैं। प्लाज्मा अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं, ये बहुत ऊर्जा होता है इसमें, और ये आयोनाइज्ड होता है। इसमें क्या होता है, अत्यधिक ऊर्जा होता है, और ये आयोनाइज्ड होता है। आयोनाइज्ड का मतलब क्या, ये आयनीकृत होता है गैस फॉर्म में, ठीक। अब बोस-आइंस्टीन का बात करते हैं। 1920 में सत्येंद्र बोस ने इस चीज़ के बारे में चर्चा किया था, ठीक है, जिसको कि बाद में फिर आइंस्टीन जो है 5वीं अवस्था का भविष्यवाणी कर दिया कि ये पदार्थ का 5वीं अवस्था हो सकता है। तो इसीलिए इसको दोनों का नाम मिला के बोस-आइंस्टीन रखा गया, ठीक। तो ये 5वें तरह का पदार्थ हुआ, क्लियर। कंप्रेसिबिलिटी यहाँ हम समझते हैं। ठोस दिए आपको, एक द्रव दिए और गैस दिए। आपको बोलेंगे कि दबा के देखिए कि किसको आप दबा देते हैं। तो गैस को आप बहुत हद तक ज़्यादा तक दबा सकते हैं, लिक्विड को उससे कम, और ठोस को ना के बराबर। इस चीज़ को दबाना संभव नहीं है, लेकिन ये लिक्विड रहता तो दबाते तो हो सकता है थोड़ा दब जाता, और गैस होता तो दब के इधर उधर हो जाता, अच्छे दब जाता। जैसे आप देखते हैं कि CNG हो गया, कितना बड़ा सिलेंडर, मतलब कितना छोटा सिलेंडर में बहुत ज़्यादा गैस को कंप्रेस करके डाल दिया जाता है। तो यानी इसका मतलब गैस को कंप्रेस बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक। संपीड्यता हिंदी में उसको बोलते हैं। जल जो है तीनों अवस्था में पाया जाता है, गैस, लिक्विड और ठोस, तीनों में, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे जल है, अगर बर्फ बना हुआ तो सॉलिड हो गया, जल है और अगर जल में अवस्था में तो लिक्विड हो गया, और जल अगर भाप बन के उड़ने लगा तो गैस अवस्था में हो गया। तो जल तीनों अवस्था में पाया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कैन मैटर चेंज इट स्टेट। अब देखिए कड़ा कि पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है या नहीं। चलिए देखते हैं। जैसे कि है ठोस है, द्रव है, गैस है। हम अभी बताए थे आपको कि जल जो है ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, गैस में भी होता है। तो इस चीज़ से तो हमको पता चल गया कि जल
ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है तो पदार्थ अपना अवस्था बदल सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसका कंडीशन होगा। तो अब उस चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी तापमान का परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या परिवर्तन होगा, इस चीज़ को देखेंगे। फिर आगे चल के यहाँ देखेंगे कि दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है। तो एक एक करके हम समझते हैं कि ताप बढ़ाएंगे तो क्या परिवर्तन होगा, फिर देखेंगे यहाँ पे कि दाब बढ़ाएंगे तब क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आकर्षण बल घट जाता है। हम क्या बताए थे शुरू में कि पदार्थ जो होता है ढेर सारा पार्टिकल से मिलकर बना होता है और सभी एक दूसरे को कहीं न कहीं अट्रैक्ट करके रखता है, जो कि बनाता है जैसे उस मैटर को बनाता है। तो टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो इसी पार्टिकल के बीच का जो आकर्षण बल होता है ये कम जाता है और ये टूटने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक, तो अब देखते हैं। तो इसीलिए बात है कि टेम्परेचर बढ़ने पे आकर्षण बल घट जाएगा, दूसरा घट जाएगा। अब देखते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ। अब देखिए, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि बर्फ का गलनांक तापमान कितना होता है, 273.16 केल्विन। ठीक है, यानी बर्फ को 273.16 केल्विन पे रखेंगे तो वो पिघलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सॉलिड से लिक्विड का बनना। जैसे सॉलिड से लिक्विड बनता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। अब दिखाते हैं आपको कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, कैसे क्वेश्चन पूछा था इसे, कि सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसको देखिए, यहाँ सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, या फिर इसको मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक, दिखाते हैं इससे सीधा क्वेश्चन कैसे पूछा था। ये देखिए इससे क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये मेरा टेक्स्ट बुक से सेट मारा गया है, जो कि ये टेक्स्ट बुक का निचोड़ वाली कॉपी है, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर लगा रहे थे, तब देखिए क्वेश्चन पूछा था। ये संगलन है ना, फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या प्रोसेस है सॉलिड से लिक्विड बनने का, तो यहाँ हम अच्छे समझ लेते हैं ताकि फिर हम आगे अगर कभी क्वेश्चन आए तो बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन यहीं से आता है, 9 10 से आता है, इसीलिए जहाँ जहाँ क्वेश्चन आया है तो मैं उसको नोट करके रखा हूँ, आपको दिखा दूंगा। तो सॉलिड से लिक्विड बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, संगलन बोलते हैं या मेल्टिंग बोलते हैं, है ना, कि बर्फ रहेगा और पिघल के पानी होगा तो उसको पिघलना बोलते हैं ना, मेल्टिंग, तो उसी को संगलन बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को। अब क्या होता है इसी बताइए, जैसे कि यहाँ पे बर्फ है, ठीक है, यहाँ पे बर्फ है सॉलिड के रूप में, उसको लिक्विड में बनाना तो इसको कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर चाहिए बाहर से। तो हम देखते हैं कि एक हद तक जब एक थोड़ा सा टेम्परेचर जब रहता है तो ये नॉर्मल अवस्था में रहता है। उसके बाद जब ये उस टेम्परेचर को पार करता है तब जाके बर्फ जो है पानी में पिघलना शुरू होता है। तो पहले तो ये थोड़ा टेम्परेचर को बर्दाश्त करता है, थोड़ा टेम्परेचर को, उसके बाद लिक्विड में फॉर्म होना शुरू होता है। तो इसका मतलब इसको कुछ जो टेम्परेचर लगा था कि हीट होने में थोड़ा, उसके बाद पानी में कन्वर्ट होगा, एकाएक तो हो नहीं जाता है। तो जो इसको थोड़ा सा लगा था टेम्परेचर चाहिए था जो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू करेगा इसको, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं उसको, लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। यानी इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ उष्मा अवशोषित करेगा वो, उसी उष्मा को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। यानी एक बर्फ को लिक्विड में बदलने के लिए पहले शुरुआती दौर में कुछ हीट चाहिए होगा, जो कि उसको पहले थोड़ा गर्म करेगा, उसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा जिसके बाद वो लिक्विड होने लगेगा। तो लिक्विड होने से पहले तक बर्फ जितना उष्मा लेगा उस चीज़ को लेटेंट हीट बोलते हैं, उसी को गुप्त उष्मा बोलते हैं। ठीक है, बर्फ से जल बनने में ये प्रोसेस में होता है। अब आगे देखते हैं एक चीज़, 1 kg हम सॉलिड लेते हैं, यानी अगर हम 1 kg सॉलिड लिए और उसको लिक्विड होने में, चेंज होने में जितना हीट लगेगा, हीट एनर्जी, यानी 1 किलो सॉलिड लिए, जैसे मान लीजिए बर्फ लिए, 1 किलो हम बर्फ ले लिए, उसको लिक्विड होने में जितना हीट एनर्जी जरूरी होगा उसमें तो चाहिए, यानी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी ऐसे नॉर्मल वातावरण में रख देंगे 1 किलो बर्फ को, और उसमें जितना हीट लगेगा लिक्विड बनने में उसी को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए फ्यूजन का मतलब क्या था, संगलन। संगलन मतलब क्या, कि ठोस से द्रव होना। तो भाई ठोस से द्रव होने में कुछ ना कुछ हीट लगा होगा, और 1 किलो का जब बात कर देंगे तो उसी को बोलेंगे हीट एनर्जी, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, संगलन की प्रसुप्त उष्मा। यहाँ एक चीज और देख लेते हैं, हीट का एसआई मात्रा क्या होता है, केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना, 273.16 केल्विन होता है। ये याद रखने की चीज़ है, कभी हम चेंज करेंगे तो दिखाएंगे, क्योंकि 0 डिग्री बराबर 273.16। तो अब देखिए यहाँ पे पानी कितना पे उबलता है, पानी जैसे 100 पे उबलता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है ना, तो 0 डिग्री बराबर इतना है, तो 100 डिग्री बराबर इसमें जोड़ देंगे, 273 में 100 जोड़ देंगे, यानी 373 डिग्री केल्विन पे जो है पानी उबलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आगे अभी और इसको अच्छे से समझा देंगे हम। अब देखते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट का, इसको बोलते हैं क्वथनांक। जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू हो जाता है, तो वही होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए ये 373 डिग्री केल्विन में होगा, ये क्या सेल्सियस में, ये केल्विन में। हम पहले भी जानते थे कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 होता है। यहाँ पे हम तो इधर देखें, यहाँ पे देखें कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखें ना, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.16 केल्विन। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस का, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस का मान निकल जाएगा, यानी 273। सीधा हम समझते हैं कि अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना होता है तो 273 जोड़ देंगे। ठीक,
अब जैसे कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ते हैं, यानी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अगर हम जैसे कि पहले क्या था कि सॉलिड था, यानी बर्फ से हम पानी बनाए थे, अब अगर हम पानी से उसको वाष्पीकृत करेंगे तो उसमें भी तो ऊष्मा चाहिए, तो उसको गुप्त ऊष्मा वेपोराइजेशन बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमको वाष्प बनाना है। तो मान के चलिए पहले वो बर्फ था, बर्फ से लिक्विड बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो यहाँ पढ़े हैं। और लिक्विड से अगर गैस बनेगा तो उसमें भी कुछ हीट चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक, अब समझते हैं, देखिए कैसे क्या होता है। जैसे बर्फ है, उसको हीट चाहिए तो वो लिक्विड बनेगा, फिर उसमें और हीट देंगे तो वो गैस बनेगा, सही बात है। तो अगर बर्फ से पानी बना तो उसमें जो हीट लगा, बर्फ से जो पानी बना उसमें जो हीट लगा, तो उसको हम क्या बोले थे, यहाँ से लेटेंट हीट ऑफ, यहाँ देखिए यहाँ क्या बोले थे उसको, बर्फ से पानी बना था तो उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोले थे। उसी तरह अगर यहाँ से बर्फ से पानी बना और पानी से अगर गैस बनेगा तो उसमें जो ऊष्मा लगेगा उसी को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अब समझते हैं। अब देखिए यहाँ एक चीज़ ये और समझ लेते हैं कि सॉलिड से लिक्विड होने के लिए हीट चाहिए, फिर लिक्विड से गैस होने के लिए भी हीट चाहिए। उसी तरह अगर गैस से वापस लिक्विड लाना है तो उसको कूलिंग करना पड़ेगा, यानी ठंडा करना पड़ेगा, और फिर अगर लिक्विड को कूल करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, अब आगे ये चीज़ देखते हैं। सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस बन जाएगा तो इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वापातन। ठीक, यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना, बीच में लिक्विड नहीं बनेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वापातन। इंग्लिश में सब्लिमेशन और हिंदी में उसको ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। ठीक, अब फिर आगे देखते हैं कि सॉलिड से तो गैस बन गया, अब गैस से भी तो वापस सॉलिड बन सकता है। तो अगर गैस से सॉलिड बनेगा तो उसको डिपोजिशन बोलते हैं, यानी निक्षेपण बोलते हैं। ठीक, क्लियर यहाँ तक। अब हम प्रेशर का देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या होता है। अगर हम प्रेशर किसी चीज़ का बढ़ाते हैं और टेम्परेचर घटाएंगे तो वो गैस से लिक्विड हो जाएगा। अब एक एग्जांपल आपको हम देते हैं कि प्रेशर बढ़ाएंगे, जैसे सिलेंडर होता है, गैस का सिलेंडर, तो उसमें हमको 14 या 15 लीटर गैस को हटाना होता है, तो उसमें क्या करते हैं, उसका प्रेशर बढ़ाते हैं, यानी उसको कंप्रेस करके डालते हैं और उसका टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं। तो आप देखते होंगे गैस को जब भरा रहता है तो उसको छूते हैं तो जहाँ तक गैस रहता है वहाँ तक ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर कम कर दिया गया और प्रेशर बढ़ा दिया गया है, तब जाके क्या होता है, वो गैस से लिक्विड हो जाता है। इसीलिए हमारे सिलेंडर को जब हिला के देखते हैं तो उसमें लिक्विड फॉर्म में गैस रहता है। ठीक, तो समझ में आ गया क्या किया जाता है, उसमें प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है, यानी उसको कंप्रेस करके एकदम बहुत सारे गैस को दबा के एक सिलेंडर में हटा दिया जाता है और टेम्परेचर उसका कम कर दिया जाता है। टेम्परेचर कम करने से वो क्या होता है, गैस लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। ठीक, कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम सिलेंडर को हिलाते हैं तो लिक्विड फील होता है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है सॉलिड, ये क्या होता है, ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है, शुष्क बर्फ में। यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक, लेकिन इसका सॉलिड फॉर्म होना चाहिए, गैस फॉर्म नहीं। सॉलिड फॉर्म होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राई आइस, यानी शुष्क बर्फ। जैसे शादी ब्याह में देखते हैं कि धुआं जैसा बनाया जाता है एकदम स्वर्ग वाला फीलिंग्स लाने के लिए, तो उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, शुष्क बर्फ का। यही है, वो क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सीधा सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है गैस से, तो वो ड्राई आइस हो जाता है और वो धुआं छोड़ने लगता है। तो वो ड्राई आइस हो जाता है और जब वातावरण के संपर्क में आता है तो वो गैस छोड़ने लगता है सीधा। हाई वो ठोस, ठोस से वो गर्म में नहीं होता है। जब वो एटमॉस्फेरिक पर एक एटीएम, यानी अगर 1 एटीएम प्रेशर, यानी 1 एटीएम प्रेशर उसको मिलता है तो वो ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है। और वही होता है जैसे शादी ब्याह के मंडप पे शुष्क बर्फ को लगा दिया जाता है और उसका जैसे ही बाहरी वातावरण से संपर्क में आता है तो उसका प्रेशर 1 एटीएम से ज़्यादा हो जाता है और वो सीधा ठोस से गैस हो जाता है और वो धुआं धुआं होने लगता है। ठीक, द्रव तो होता नहीं है पानी, सीधा वो ठोस से गैस होता है और वो धुआं धुआं कर देता है। ठीक, अब यहाँ देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बात करते हैं, जो वायुमंडलीय दाब होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसको पास्कल में नापते हैं। जैसे हमारे आसपास में है तो हमारे ऊपर भी, जैसे ये पेन है, इसमें इंक यहाँ तक है ना इंक, और अगर इसमें बाहर से प्रेशर नहीं रहेगा तो ये इंक बाहर निकल जाएगा। जब हम फ्लाइट में जाते हैं तो क्या होता है, ये कलम नहीं ले जाने देता है क्योंकि वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है, तो ये इंक जो है बाहर निकल जाता है, यानी बाहर से इसमें प्रेशर लगा के इसको रोका हुआ है। लेकिन फ्लाइट में जाएंगे तो ये बाहर से प्रेशर कम हो जाता है तो ये इंक बाहर निकल जाता है, तो इसीलिए कपड़ा गंदा कर देगा, तो इसको ले जाना अलाउड नहीं होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये होता है कि बाहरी वातावरण का जो दाब होता है उसको, तो उसको किस चीज़ में नापते हैं, पास्कल में नापते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, पास्कल है। ठीक है, तो एक एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये है। तो एक एटीएम बराबर क्या होता है, 1.01 × 10⁵ पास्कल, यानी 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक, अब देखिए फाइनली हमको क्या पता चल गया कि प्रेशर का भी हम यहाँ पढ़े और टेम्परेचर का हम यहाँ पढ़े कि टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फाइनली हमको ये कैलकुलेशन निकल गया, निष्कर्ष निकल गया है कि प्रेशर और टेम्परेचर जो है डिटरमाइन करता है किस चीज़ को, स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, यानी पदार्थ का जो स्टेट होता है, अवस्था होता है, उसको ये दोनों डिफाइन करता है। मतलब एक तरह से डिटरमाइन करता है, यानी प्रेजेंट करता है कि प्रेशर बढ़ेगा तब क्या होगा, टेम्परेचर, यानी दोनों का असर होता है इस चीज़ में, समझे। अब एक चीज़ यहाँ देखते हैं, देखिए सॉलिड से लिक्विड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन यानी संगलन, जो कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं और दिखाए भी कि क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से कि सॉलिड से लिक्विड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, यानी संगलन बोलते हैं। और अगर लिक्विड से पुनः सॉलिड बनेगा तो उसको जमना बोलता है कि नहीं, जैसे पानी है उससे बर्फ बनाएंगे तो उसको जमना बोलेंगे ना, तो यानी सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड होना। ठीक है, यानी लिक्विड से सॉलिड होना सॉलिडिफिकेशन कहलाएगा।
ठीक है। अब देखिए लिक्विड से अगर गैस बनेगा तो ये भाप बन रहा है, यानी लिक्विड से गैस बन रहा, उड़ रहा भाप बन गया, तो इसको वेपोराइजेशन बोल देंगे, वाष्पीकरण। और फिर गैस से अगर लिक्विड बनाएगा तो सही बात क्या है, इसको संघनन बोलते हैं। यानी गैस से अगर हम लिक्विड बनाएंगे तो कैसे, कंडेंस कराएंगे। जैसे कैसे बोले थे कि सिलेंडर में गैस को क्या किए थे, इतना कंप्रेस कर दिए थे, इतना कंडेंस करा दिए थे कि लिक्विड हो गया था। तो वही बात है, गैस से फिर लिक्विड होने के लिए कंडेंसेशन, ठीक, संघनन होता है। और अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनेगा तो ऊर्ध्वापातन, जो कि हम यहाँ ऊपर भी बता चुके हैं, सॉलिड से सीधा गैस बनने के प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं, यानी ऊर्ध्वापातन। और गैस से सॉलिड बनने को डिपोजिशन बोलते हैं। तो वही चीज़ सेम यहाँ पे है, यानी सॉलिड से सीधा गैस बना तो सब्लिमेशन, और गैस से अगर सीधा सॉलिड बना तो डिपोजिशन, यानी हिंदी में ऊर्ध्वापातन इसको, और इसको निक्षेपण बोलते हैं। ये अब लास्ट टॉपिक है यहाँ, अब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इस पेज में। अब देखते हैं इवोपोरेशन का बात करते हैं, यानी वाष्पीकरण। अच्छा, एक चीज़ होता है वेपोरेशन यानी वाष्पीकरण, और एक होता है इवेपोरेशन। इसका मतलब भी वाष्पीकरण ही होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। वेपोरेशन में क्या होता है कि जैसे वाटर है, उसको अगर हम गर्म कर रहे हैं तो बाहर से टेम्परेचर दे रहे हैं, तब जाके वो वेपोरेशन होता है। लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है कि इसमें बाहर से टेम्परेचर देना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक वातावरण से लेके ही कर लेता है। जैसे देखिए इसमें बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा। जैसे पानी में क्या है कि पानी को हम गर्म करते गए जब 100 डिग्री सेल्सियस हुआ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्रॉस करेगा, तब जाके वो भाप बदलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इस चीज़ का जरूरत नहीं पड़ता है, इतना नहीं टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा, और बिना इतना ज़्यादा टेम्परेचर किए हुए ही द्रव से वाष्प बनना शुरू हो जाएगा, यानी लिक्विड से वेपर बनना शुरू हो जाएगा, तो उसको वाष्पीकरण बोलेंगे। अब देखिए क्या होता है, जैसे जल को खुला छोड़ते हैं तो धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ जाता है। तो उसमें तो हमेशा नहीं कि टेम्परेचर दिए 100 डिग्री सेल्सियस तक खोला है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक खोलाने का मतलब हुआ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको तो हम बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं ले गए, फिर भी ये उड़ गया। तो उड़ के कैसे उड़ा और क्यों उड़ा, कहाँ गया। जैसे कि फिर दूसरा देते हैं गीला कपड़ा का सूखना, ये भी कैसे सूख गया। तो इस चीज़ पे भी तो नहीं दिए बाहर से, ऐसा नहीं कि उसको आग पे चढ़ा दिए या गर्म कर दिए, नहीं करते, फिर भी सूख जाता। तो कैसे बिना बॉइलिंग पॉइंट के, यानी बिना इतना टेम्परेचर दिए ही कैसे सूख गया। तो उसके रीजन पे बात करते हैं। होता क्या है कि लिक्विड का कण का मूवमेंट जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि पानी है, पानी सतह है, बार बार वो इधर उधर हिलते हुलते रहता है, जिससे कि उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। और वह जो होता है उसका काइनेटिक एनर्जी हम पीछे भी बताएं कि काइनेटिक एनर्जी आता है, तो पीछे हम बताएं कि काइनेटिक एनर्जी आता है तो उसका मूवमेंट होता है, और उसका जो कण जो है एक दूसरे का आकर्षण बल छोड़ देता है और वो उड़ जाता है। तो उसी तरह जब आकर्षण कमजोर हो गया तो पानी उड़ना शुरू हो जाता है और वाष्प बन के उड़ जाता है, ठीक। फिर देखिए फिर क्या होता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो द्रव के सतह वाले कण का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। वही चीज़ जो अभी आपको हम समझाया, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कैसे उड़ता है, ठीक। अब देखिए कला की क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर द्रव का वेपर बनना इवोपोरेशन कहलाता है। जो हम समझा दिए हैं कि कम टेम्परेचर पर ही वो जो है कहीं ना कहीं वो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर पर ही वो वेपर बन के उड़ जाता है, उसी को इवेपोरेशन करते हैं। तो इवेपोरेशन भी समझा दिए, यहाँ दोनों में थोड़ा डिफरेंस बता दिए कि ये मतलब ब्रॉडर फिजिकल प्रोसेस होता है वेपोरेशन। ब्रॉडर मतलब कि ये हर एक जगह हो सकता है, जैसे कोई भी लिक्विड में आप इसको करा सकते हैं बाहर से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दे करके। सबका अपना अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे पानी का 100 है, ऑयल का इससे ज़्यादा होगा, हर एक चीज़ का अलग अलग होता है, तो इस अनुसार आप इसको करा सकते हैं। और इवोपोरेशन क्या होता है, सिंपली स्पेसिफिक होता है, यानी कुछ ही जगह होता है, अकर्स इन ओनली एट द लिक्विड सरफेस। जैसे पानी के बीच में होगा, लिक्विड में भी होगा, ये आप किसी चीज़ में करा सकते हैं, जैसे ये आप लोहा वहा में भी करा सकते हैं, इसको गला सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ लिक्विड में होता है, जैसे बाहरी सतह पे होगा, पानी के ऊपर हो जाएगा, जो कि कम टेम्परेचर पे ही बॉइलिंग पॉइंट से ही ये हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों यही बात है। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपोरेशन, यानी यही इवोपोरेशन जो अभी हम पढ़ रहे थे, इसका प्रभावित करने वाला कारक क्या सब होता है। तो देखिए इसको हम समझाने का कोशिश करते थोड़ा। इसमें क्या होता है, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जैसे सतह का क्षेत्र में वृद्धि कर देंगे तो इवेपोरेशन ज़्यादा हुआ। जैसे पानी है, एक लोटा में रखे हुए तो वो धीरे धीरे उड़ेगा, और उसी को एक बड़का थाली में फैला देंगे तो वो जल्दी उड़ जाएगा। तो जैसे सरफेस एरिया बढ़ा तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ गया, तो ये बात है। दूसरा क्या है कि इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तापमान बढ़ाने पे, जैसे एक जगह है, एक रूम में है 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में है, एक में 45 डिग्री है, तो ऑब्वियसली बात है कि 45 डिग्री वाला टेम्परेचर कमरा जिसका है, तो ऑब्वियसली बात है कि जिस कमरे का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है उसका जल्दी इवेपोरेट कर जाएगा, ठीक। उसके बाद है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी आर्द्रता में कमी। जैसे आर्द्रता में कमी का मतलब ये हुआ, जैसे वातावरण है उसमें नमी होता है, कुछ ना कुछ नमी होता है, तो उसको आर्द्रता बोलते हैं। तो एक ऐसा रूप, वैसे आप इस चीज़ आर्द्रता में कमी आप इसी से भी समझ सकते हैं कि सर्दी के मौसम में क्या होता है कि शीत गिरता है, तो उस गिरता है तो नमी ज़्यादा रहता है, तो उसमें कपड़ा सूखने में लेट लगता है। लेकिन गर्मी में क्या होता है कि आर्द्रता कम होता है, लेकिन गर्मी में क्या होता है कि बाहर में वातावरण की आर्द्रता कम होता है, सूखा हुआ रहता है, तो जैसे कपड़ा उपड़ा का पानी है बाहर निकल जाता है, इवेपोरेट आसानी से होता है। फिर देखिए अगला क्या है, वायु की गति वृद्धि, यानी इंक्रीज इन विंड स्पीड। जैसे हवा तेज चलता है, तो क्या होता है, वहाँ के पानी को हटा देता है और फिर नया इवेपोरेशन हो जाता है, यानी वायु की गति भी वाष्पीकरण में
मदद करता है। जैसे एक नदी है, उसके ऊपर वाष्पीकरण होकर पानी ऊपर उड़ रहा है, लेकिन हवा अगर नहीं चलेगा तो वहीं रुका रहेगा, तो उसमें कम फिर दोबारा कम इवेपोरेट होगा। लेकिन जब हवा तेज चलेगा तो उस वाष्प जो बन के निकला भी उस वेपर को हटा देगा और नया वेपर जल्दी जल्दी बनेगा। ठीक है, अब देखिए इवेपोरेशन काउज कूलिंग, यानी इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कराता है, यानी शीतलता कैसे कराता है। अब इस चीज़ पे बात करते हैं। वाष्पीकरण से ऊर्जा की कमी होता है। जैसे कि भाप बना, तो वो जो भाप बना तो उसमें कहीं कहीं वातावरण का ऊर्जा ले लिया, तो वातावरण का ऊर्जा कम लिया, यानी वातावरण का ऊर्जा ले लिया तो अब वातावरण ठंडा हो जाएगा। इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया। अब देखिए गर्मियों में सूती कपड़े का इस्तेमाल क्यों होता है, और बर्फीले जल से भरे ग्लास के बाहर जल की बूंदे क्या होता है। ये क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्या है। देखिए गर्मी में क्या होता है, जब हम गर्मी में सूती कपड़ा पहनते हैं तो पसीना छूटता है, और पसीना का क्या होता है, सूती कपड़ा से जल्दी इवोपरेशन हो जाता है, और इवोपरेशन होने के कारण शरीर को ठंडक महसूस होती है। और बर्फीले जल से भरे ग्लास के बाहर जल की बूंदे कैसे आता है, होता क्या है, जब जल ठंडा ग्लास रखते हैं तो बर्फीले ग्लास या ज़्यादा ठंडा ग्लास रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि बाहर ग्लास तो ठंडा हो गया, और बाहर का जो वायु है उसमें आर्द्रता है यानी नमी है, तो वो क्या होता है, जैसे ठंडा चीज़ पे पड़ता है, ग्लास के बाहरी सतह टकराता है तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है और वो दिखने लगता है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, और ये जो चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ है इसका PDF आपको मिल जाएगा। ये 2-3 पेज का जो है इसका आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, और इसको अच्छे से बार बार रिवीजन के लिए मैं इसका शॉर्ट नोट्स भी दूंगा और एक माइंड मैप भी दूंगा। थैंक यू।